हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल नेटवर्क क्लासेस में। आज एक हम नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का नया सब्जेक्ट आपका है हिंदी। किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में जिसमें सिलेबस में हिंदी है, उस प्रतियोगिक परीक्षा में हिंदी के लिए जो टॉपिक आज का है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको देखने के बाद जो टॉपिक हम आज शुरू करने जा रहे हैं, वर्णमाला, हिंदी का वर्णमाला। किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे सिलेबस में आ जाए आपकी वर्णमाला, हमारी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप ध्यान से मन लगा करके पढ़िए। उम्मीद है यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा और ये चैप्टर भी आपको पसंद आएगा। एक गारंटी है हमारी कि आपको ये चैप्टर जरूर आएगा और कहीं से भी मिस्टेक नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आप इसको हल कर पाएंगे। देखते हैं बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे यूपीपी हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सब परीक्षाओं में हिंदी से वर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं से रहेगा, आप जरूर इसको समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आपका। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम में आपके पूरे वर्णमाला से रिलेटेड रहेंगे। आप उससे समझ पाएंगे कि कौन सा वर्ड किस ग्रुप में आता है, चाहे वह अंतस्थ व्यंजन हुआ या ऊष्म व्यंजन हुआ या स्वर हुआ, कोई चीज हुआ। आप लोग सीधे सीधे हमारे साथ आप लोग भी बनाते चलिए वर्ड तक। देखिए, अगर जो हम इसको बनाते रहेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम बना करके उसके बाद आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि वर्ड जो तालिका होती है, इसमें होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 41 होती है। टोटल व्यंजन 41 होते हैं, टोटल स्वर 11 होते हैं। ये जो हमारा स्वर है, स्वर दो प्रकार से होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ये जो ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व मतलब छोटा, ये जो छोटा स्वर है ए, ई, उ, री, ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ये हमारा ह्रस्व स्वर है। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि जो बड़ी मात्रा है वो हमारा बड़ा स्वर है। ठीक है, यानी आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ, ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। और एक चीज देखिए, ये जो है हमारा टोटल यहां से लेके यहां तक, ये हमारा इसको बोलते हैं मूल स्वर। इसको बोलते हैं मूल स्वर, यानी इसको मूल स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। और ये जो होता है इसे हम मध्य स्वर भी कहते हैं। मध्य स्वर भी कहते हैं, को हम मध्य स्वर भी कहते हैं। उसके बाद अर्ध स्वर आता है, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, य और व को, ये हमारा क्या है, अर्ध स्वर है। य और व, ये हमारा क्या है, अर्ध स्वर। यानी कि मध्य स्वर को, सिर्फ को मध्य स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर य और व को कहा जाता है। और जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। बस स्वर से इतना, इससे ज्यादा कुछ भी आने वाला नहीं है स्वर से। इसके बाद आते हैं हम व्यंजन। व्यंजन देखिए, हमारा व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो क वर्ग से प वर्ग और ड और ढ, ये हमारा क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वह होता है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है क्या होता है, 25 होता है। इसके बाद आपका आता ये जो क वर्ग से प वर्ग, क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, यानी ये जो क वर्ग है, क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि क, ख, ग, घ, क वर्ग से प वर्ग।
ये देखो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, क वर्ग में 5 है, उसके बाद च वर्ग में 5, उसके बाद ट वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, यानी कुल मिला करके 25, 5 वर्ग होते हैं, 5 बचे 25, और 2 ये हो गया 25 और 2 प्लस 2 ये हो गया, यानी टोटल हमारा कितना हो गया 27 हो गया। ये हमारा क्या हो गया 27। पूछा गया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 27 होती है। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य व र ल, यानी इसकी जो टोटल संख्या होती है कितना होता है 4 होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिसको बोलने में अधिक ऊर्जा लगे उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ऊष्म व्यंजन में श श श और है, इसकी भी संख्या 4 होती है, यानी ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। और ये जो तीनों श इसी में आता है और है, ये 4 क्या आते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी जिसको बोलने में ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है वे हमारा क्या होता है ऊष्म व्यंजन होता है। उसके बाद आगर, च और फ ऐसे बिंदी लगी रहेगी, ये हमारा क्या है आगत है, आगत व्यंजन। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो दो से मिलकर के बना है, किसी दो शब्द से मिलकर के बना है, जैसे छ त्र ज्ञ श्र, इसकी भी संख्या क्या होती है 4 होती है। यानी संयुक्त मतलब किसी से जुड़ करके बना है, तो ये 4 किसी न किसी शब्द से जुड़ करके बने हैं, इसलिए ये क्या है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। आगर, इसकी संख्या कितनी होती है 2 होती है। अब व्यंजन से इससे ज्यादा आपको कहीं से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बस वर्ण तालिका से यहां से जो व्यंजन और स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है टोटल 11 होती है। हरस स्वर की संख्या 4 होती है, हरस स्वर की संख्या कितनी होती है 4 होती है, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है 7 होती है। दोनों मिला करके स्वरों की संख्या कितनी हो गई 11 स्वर हो गए। और हमने पहले ही बताया हरस स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, हरस स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। और जो अ है, अ को मध्य स्वर भी कहा जाता है। और अर्ध स्वर किसको कहा जाता है य और व, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। बस यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, या 4 ऑप्शन देंगे, पूछेगा संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ये चारों संयुक्त स्वर है। ये चीज आपको याद होने चाहिए। आपको ऐसे डायग्राम बना करके आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, एक नोट्स बनाइए, और उस नोट से हम पढ़ेंगे। हमारी गारंटी है हिंदी में अगर जो आप 100% नहीं कर पाएंगे तो कहिएगा कि आप कैसे पढ़ाएं कि हिंदी में हमारा नंबर कम आया। हमारी गारंटी है हिंदी में आप 100 का 100% कर पाएंगे। आप सिर्फ नोट्स बनाइए। आज ये मेरा हिंदी का पहला वीडियो है, आप इसको देखिए, और पार्ट पहला, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके वीडियो आएगा, और हर चैप्टर को पढ़ाएंगे। एक आप नोट्स बना करके चलिए। अब इसके बाद चलिए हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। इतना हो गया। इसके बाद जस्ट हमारा टॉपिक आता है उच्चारण स्थान। चलिए वर्ण का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब ये है कि जो हम वर्ण को बोलते हैं वह वर्ण कहाँ से निकल रहा है, यानी कि कंठ से की सहायता से हम बोल रहे हैं, कि जीभ की सहायता से बोल रहे हैं, कि तालु की सहायता से बोल रहे हैं, कि ओष्ठ की सहायता से बोल रहे हैं। तो इसी को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। मतलब किस जगह से हम बोल रहे हैं। जैसे हमने क बोला, तो क को हम कहाँ से बोल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से बोल रहे हैं। क आप आवाज निकालेंगे तभी पता चलेगा हम उसको कहाँ से बोल रहे हैं, यानी यहाँ से क को बोल रहे हैं, तो क का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। तो उसके लिए हम एक नियम बनाए हैं। नियम थोड़ा सा संस्कृत मॉडल है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बस संस्कृत का सिर्फ वही हमारा नियम है, और कोई नियम नहीं है, टोटल हिंदी में ही है, लेकिन उसको भी आप समझ पाएंगे। आप पहले देखिए पहला क्या है। पहला हमारा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है।
अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसका मतलब ये है कि ए और क वर्ग। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। ए, आ और क वर्ग, क वर्ग और आपका है और विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह नहीं होता है। ठीक, यानी कि ये हमारे अब कंठ हो गए, इससे ज्यादा नहीं कुछ आएगा। यानी कि अकुह ऐसे ए आ हो गया, कु का मतलब हो गया क वर्ग को हमने बताया क ख ग घ अंग, क वर्ग हो गया। और है आता है और आपका विसर्ग आता है जो ऐसे रहता है। ये सारे हमारे कहां से बोले जाते हैं, कंठ। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। यानी ये कंठ है, यानी कंठ से बोला जाता है। ये पहला है, यानी कि ए आ क वर्ग है और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दूसरा आप इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। दूसरा लिखिए, ईचु यसा नाम तालु। तालु या तालव्य भी बोला जाता है। ईचु, ई का मतलब हो गया छोटी ई और बड़ी, ठीक है। और चू, इसका मतलब हो गया च वर्ग। और क्या है, च वर्ग, च वर्ग का मतलब च छ छ छ ई, ठीक। उसके बाद य और बड़ा वाला स, ये हमारा क्या है, तालु है। जो स होता है, तीन स होते हैं, तीनों तीन जगह से उच्चारण स्थान होता है। बड़े वाले स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, या तालव्य भी बोलते हैं, या तालव्य भी कहा जाता है, ठीक। ये हमारा ईचु, ई से छोटी बड़ी, चू का मतलब च वर्ग, और य और बड़ा वाला स, ठीक है ना, और बड़ा वाला सा, ये हमारे क्या हो गए, तालव्य से हो गए। यानी कि ये कहां से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तालु का मतलब तय, ऊपर वाला, मुंह के ऊपर वाले हिस्से को तालव्य बोला जाता है, इसलिए ये क्या है, हमारा तालव्य है। ये इतना है, बस आप इतना याद रखिए, इससे आप निकाल लिए कि कौन कौन सा हमारा तालव्य है, ठीक। उसके बाद तीसरा आपका आता है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ठीक है। ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी री और ट वर्ग में ट वर्ग और र और मूर्धा वाला स, ये सब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मूर्धा। यानी कि जो री है, ट वर्ग आड़ र और मूर्धा वाला स, ये हमारा हो गया मूर्धा। यानी कि बड़ा वाला से तालव्य से, मूर्धा वाला से मूर्धा में ही रहेगा। री और ट वर्ग और र जो हमारा होता है, र भी हमारा क्या है, मूर्धा है, ठीक। आगे देखिए नंबर 4, ये हमारा हो गया 3। तीसरे के बाद हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्या है, ऋतु लसा नाम मूर्धा। ऋतु लसा नाम दंती, सॉरी मूर्धा नहीं, दंती, दंत का मतलब दांत। अब देखो लिरी, ये आपका लिरी होगा, और तू से मतलब तय वर्ग, क्या हो गया, तय वर्ग, और आपका ल हो गया, और आपका छोटा वाला स हो गया। ये हमारा किसमें आता है, दंत में। किसमें आता है, दंत में आता है। यानी कि लिरी, तय वर्ग, ल और छोटा वाला स, यानी दंती से बहुत बार पूछा गया है कि छोटा स का उच्चारण स्थान क्या है, तो छोटा स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। छोटा स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। उसके बाद आपका आता है नंबर 5, उपधमानिया नाम ओष्ठव।
ओष्ठम। उपधिमानिया, उपध मतलब ऊ हो गया छोटा ऊ और बड़ा, ठीक है। और पू का मतलब हो गया पैवर्ग, क्या हो गया पैवर्ग, ये हमारे। और उपधमानी, उपधमानी वो संस्कृत में पूछा जाता है, उससे आपसे मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदी के लिए है। छोटा ऊ बड़ा ऊ पैवर्ग, ये सब हमारे किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। इनके उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक हमें लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये 5 प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर नेक्स्ट बता रहे हैं। अब एक चीज और इसमें है, नासिका। क्या है, नासिका। हम ऊपर लिख दे रहे हैं नासिका, नासिका। नासिका का उच्चारण है, नासिका मतलब जो नाक से बोला जाता है, जो नाक से बोला जाता है। यानी कि हम बोले जैसे अंग, इय, ये जो 5 वर्ग है, क वर्ग और क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग, और इसमें जो आते हैं लास्ट वाला क्या होते हैं, अंग, इय, ये हमारे जो 5 है, ये 5 हमारे क्या आते हैं, नासिका से बोले जाते हैं। ये इय है, इय है, ए मत समझ लीजिएगा, इय है। ये हमारे किस में आते हैं, नासिका में आते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इनको बोलने में हम कहाँ का प्रयोग करें, नाक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नासिका हो गया। अब एक बार ऐसे थोड़ा जल्दी से देख लीजिए, वीडियो लंबा ना हो। अकु विसर्जन कंठ, ए का मतलब होता है ए और आ, कु का मतलब कैवर, और विसर्जनिया मतलब है भी आता है, और विसर्जनिया मतलब जो विसर्ग होता है, ये विसर्ग का चिन्ह है, ये हमारे किस में आते हैं, कंठ में आते हैं। फिर इचु ईसाना तालु, छोटी बड़ी और चैवर, यह और मूर्धा बड़े वाला से, ये हमारे क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। उसके बाद री टू, री और टेवर और र और मूर्धा वाला से, ये हमारे किस में आते हैं, मूर्धा में आते हैं। लिरी तय वर्ग, ये आपका तय है, तय मत समझिएगा, तय इधर हो गया, तय वर्ग। ल और छोटा वाला स है, ये हमारा होता है किसमें, दंत होता है। ओष्ठ, ओष्ठ में छोटा ऊ बड़ा ऊ और प वर्ग, ये हमारे क्या है, ओष्ठ का उच्चारण स्थान है। तो अब ये देखिए, तीनों से 3 जगह है, बड़ा से, तालव्य से, मूर्धा से, मूर्धा में आएगा, और ये छोटा से दंती से है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छोटा स का उच्चारण स्थान क्या है, तो छोटा स का उच्चारण स्थान दंती है। ठीक, और इसके बाद आगे चलिए, जो 2 मिलाकर के होता है, जैसे कंठ ताल, कंठ तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है। अब कंठ तालु का यहीं पर देख लीजिए, कंठ तालु, यानी कंठ भी हो और तालु भी हो, तो वो क्या होता है, ए आई। ये हमारा किसमें होता है, कंठ तालु होता है, ए आई कंठ ताल होता है। उसके बाद कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर के होता है। ये होता है ओ और औ, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कंठ ओष्ठ। एक चीज और है जो बहुत बार पूछा है, सिर्फ वह अकेले है, उसका नाम है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ वह है वह, सिर्फ वह ऐसा है जो दंत ओष्ठ में सिर्फ एक वर्ड आते हैं, वह है वह। अब हमें लगता है कि इस सारे से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे, और कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको जरूर कर पाएंगे। और कहीं पे अगर जो ना समझ में आया होगा तो कमेंट वीडियो में कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। बाकी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे वाले वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। इसका दूसरा पार्ट हम लेकर के जल्द ही आएंगे आपके पास। उसके बाद हमारा जो दूसरे पार्ट में वीडियो रहेगा, आपको आज ही बता दे रहे हैं, अल्प प्राण महाप्राण, घोष अघोष,
ये चारों के लिए हमारा एक वीडियो अलग होगा, एक ही जैसे ये डायग्राम था सेम ऐसे डायग्राम होगा, आप उसको कर पाएंगे और कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। 100% आप हिंदी में करेंगे। तो आज का पहला लेक्चर था, आप इसका एक नोट्स बनाइए, नोट्स के बाद हर चैप्टर हम पढ़ाएंगे, नोट्स में आप करेंगे, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं, बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हिंदी में आप 100 का 100 पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय